लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक ऐसा लॉ है विच अप्लाइज इन योर डे टू डे लाइफ ट्रांजैक्शंस। आपको पता भी नहीं है आप एक दिन में कितने सारे कॉन्ट्रैक्ट्स करते हो। फ्रॉम सनराइज टू सनसेट यू एंटर इनटू न्यूमरस कॉन्ट्रैक्ट्स। जैसे आप सुबह उठते हो और दूध खरीदने जाते हो तो यू एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट विद द मिल्कमैन। आप अखबार खरीदते हो सुबह तो उस न्यूज़पेपर वेंडर के साथ कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होते हो। आप सुबह सुबह कोई बस पकड़ते हो तो उस ट्रांसपोर्ट कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होते हो। अब एक बहुत बड़ी मिसकंसेप्शन है लोगों में कि ओरल कॉन्ट्रैक्ट्स कोई कॉन्ट्रैक्ट्स होते ही नहीं, बट मैं आपको यहां बताना चाहूंगा कि कॉन्ट्रैक्ट्स कैन बी एक्सप्रेस और इम्प्लाइड। एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट्स कौन से कॉन्ट्रैक्ट होते हैं? जो कि रिटन हो या ओरल हो। सो अगर रिटन है या ओरल कॉन्ट्रैक्ट्स हैं उनको कहेंगे एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट्स। Of course, it is easier to prove the existence of a written contract. Written contract को prove करना बहुत आसान है as compared to oral contracts. अब implied contracts क्या होते हैं? Implied contracts are those contracts which are entered by the virtue of your conduct. मतलब ना कुछ लिखा हुआ हो, ना बोल के आप कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो रहे हो। Just because of your conduct, you enter into the contract. अब इसको एग्जाम्पल समझो। आप मेट्रो बोर्ड करते हो, आपके पास एक कार्ड होता है, आप कार्ड फ्लैश करते हो उस मशीन के आगे, आप क्रॉस करते हो उस मशीन को और मेट्रो में बोर्ड कर लेते हो। अब यहाँ आप किससे बात कर रहे हो बताओ? यहाँ किससे ना बात कर रहे हो, ना कोई रिटर्न एग्रीमेंट कर रहे हो, नहीं ना। तो द एक्ट ऑफ फ्लैशिंग कार्ड ऑन द मशीन मेक्स यू एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट विद द कंपनी। जो भी मेट्रो की कंपनी है उसके साथ आप कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो जाते हो जस्ट बाय फ्लैशिंग योर कार्ड। Hello everybody, today I am going to give you a journal overview on the Indian Contract Act। Indian Contract Act को academically दो पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है, Contract 1, Contract 2। Contract 1 covers general principles। सेक्शन 1 से 75 तक जनरल प्रिंसिपल कवर किए जाते हैं। अब जनरल प्रिंसिपल्स कैसे? Who is competent to contract? कौन एलिजिबल है कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए? एसेंशियल्स क्या है कॉन्ट्रैक्ट के, मतलब क्या चीजें फुलफिल करने की जरूरत है एक एग्रीमेंट को कॉन्ट्रैक्ट बनने के लिए। ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कि अगर कोई पार्टी टर्म एंड कंडीशन को वायलेट करती है तो क्या रेमेडीज हैं कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में जो आप अवेल कर सकते हो। कॉन्ट्रैक्ट 2 में कुछ स्पेसिफिक टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स कवर किए गए हैं। सो 6 टाइप्स के स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, उन्हें देखते हैं। तो इंडेमनिटी, ठीक है, गारंटी, बेलमेंट, एजेंसी, सेल, पार्टनरशिप, ये सारे जनरल प्रिंसिपल्स और स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट्स आर रेगुलेटेड बाय द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। एक्सेप्ट 2 टाइप के स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट है जो अब इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से कवर नहीं होते या रेगुलेट नहीं होते। सो सेक्शन 76 से 123 जो कि पहले सेल के कॉन्ट्रैक्ट को कवर करते थे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हैव बीन रिप्लेस्ड बाय सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930। तो उसकी जगह एक नया लॉ आ गया। दूसरा है पार्टनरशिप के कॉन्ट्रैक्ट। सो पहले सेक्शन 239 से 266 जो है वो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में पार्टनरशिप के कॉन्ट्रैक्ट्स को गवर्न करते थे, बट उसकी जगह उनको रिपील कर दिया गया और इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 केम इनटू बीइंग। कोई भी कॉन्ट्रैक्ट हो, ठीक है, कोई भी टाइप का या कोई भी वैल्यू का, चाहे अडॉप्शन डीड हो, चाहे सेटलमेंट डीड हो, चाहे कोई कमर्शियल कॉन्ट्रैक्ट हो, उन सबको जर्नल प्रिंसिपल को अवॉइड करना ही है। चाहे 1 रुपए का कॉन्ट्रैक्ट हो चाहे 1000 करोड़ रुपए का, उनको जर्नल प्रिंसिपल्स को अवॉइड करना जरूरी है। बहुत जरूरी है कि हमें जर्नल प्रिंसिपल्स पता हो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के। बिफोर अंडरस्टैंडिंग द टर्म कॉन्ट्रैक्ट हमें यह जानना बहुत जरूरी है कॉन्ट्रैक्ट बनता कैसे है। अब हम देखने वाले हैं कौन कौन सी स्टेजेस हैं जो कि कॉन्ट्रैक्ट फॉर्मेशन में आती हैं, ठीक है। अब एक स्टेटमेंट बताऊंगा और ध्यान से सुनना। ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट बट ऑल एग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट। मतलब हर कॉन्ट्रैक्ट तो एग्रीमेंट होता है बट हर एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता। अब यहां से एक बात तो क्लियर है कि कॉन्ट्रैक्ट और एग्रीमेंट आर डिफरेंट टर्म्स, दे आर नॉट सिनोनिमस। सेम टर्म नहीं है, ये दोनों अलग हैं। अब हम जानने वाले हैं कि
क्या स्टेप्स जरूरी हैं फॉर द फॉर्मेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अब कॉन्ट्रैक्ट को आप एक डेस्टिनेशन समझो, ठीक है। उस डेस्टिनेशन से पहुंचने के लिए बहुत सारे स्टेप्स हैं जो आपको लेने पड़ेंगे इन ऑर्डर टू रीच दैट डेस्टिनेशन। तो स्टेप नंबर 1 क्या है? स्टेप नंबर 1 है प्रपोजल। पहली स्टेज है कॉन्ट्रैक्ट फॉर्मेशन में। सो प्रपोजल क्या है? अगर मैं आपको कहता हूं आप मेरा फोन खरीदोगे 10,000 रुपए में, सो नाउ दिस इज एन ऑफर। इसको प्रपोजल भी बोलते हैं, ऑफर भी बोलते हैं, ठीक है। दूसरी स्टेज है एक्सेप्टेंस। सो यहां पर मैं आपको ऑफर कर रहा हूं अपना मोबाइल खरीदने के लिए 10,000 रुपए में। अगर आप एक्सेप्ट कर लेते हो तो ये हो गया एक्सेप्टेंस ऑफ द प्रपोजल। एक्सेप्ट हो गया प्रपोजल। एक्सेप्टेंस प्रपोजल की वही दे सकता है जिसको वो प्रपोजल किया गया हो, कोई और उसकी एक्सेप्टेंस नहीं दे सकता, कोई थर्ड पर्सन एक्सेप्ट नहीं कर सकता। अगर आपको प्रपोजल मिला है तो आप ही एक्सेप्ट कर सकते हो। जैसे ही आपने एक्सेप्ट किया कि हाँ मैं 10,000 रुपए में इस फोन को खरीदूंगा, सो प्रपोजल व्हेन एक्सेप्टेड बिकम्स प्रॉमिस। प्रपोजल जब एक्सेप्ट हो जाता है तो प्रॉमिस बन जाता है। क्लियर है? बस ये समझ लो ये चीज। अब जनरली हर कॉन्ट्रैक्ट में 2 पार्टीज होती हैं, ठीक है। प्रॉमिसर, प्रॉमिसी। प्रॉमिसर कौन है? जो प्रपोजल करता है। सो यहां पे प्रॉमिसर मैं हूं। प्रॉमिसी कौन है? जो एक्सेप्ट करता है उस प्रपोजल को, उस ऑफर को, वो आप। क्लियर है? अब थर्ड स्टेज इन द फॉर्मेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है एग्रीमेंट। सो एग्रीमेंट इज इक्वल टू सेट ऑफ प्रोमिसेस प्लस कंसिडरेशन। इसको एक फॉर्मूला की तरह याद कर लो। एग्रीमेंट इज इक्वल टू सेट ऑफ प्रॉमिस प्लस कंसिडरेशन। अब सेट ऑफ प्रॉमिस क्या है? मैंने आपसे प्रॉमिस किया मैं अपना मोबाइल दूंगा आपको, आपने मुझसे प्रॉमिस किया आप मेरे को 10,000 रुपए दोगे। सो ये क्या है? सेट ऑफ प्रॉमिस, ठीक है। एक दूसरे से हमने जो प्रॉमिस किए, ठीक है ना। कंसिडरेशन क्या है? कंसिडरेशन इज बेनिफिट दैट रिजल्ट्स फ्रॉम द कॉन्ट्रैक्ट। अब कॉन्ट्रैक्ट कोई क्यों करेगा? उसको कोई बेनिफिट है तभी तो करेगा ना, समझ रहे हो। अब कंसिडरेशन इज वेरी सब्जेक्टिव, दोनों पार्टीज के लिए अलग होती है। मेरे लिए कंसिडरेशन क्या है? 10,000 रुपए। आपके लिए क्या है? मोबाइल फोन। सो हम दोनों की कंसिडरेशन अलग होती है। क्लियर है? सो यहां पे सेट ऑफ प्रॉमिस भी है, कंसिडरेशन भी है, देन ये अब एग्रीमेंट हो गया हमारे बीच में। क्लियर है? अब स्टेप 4, कब एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट बनता है? तो कॉन्ट्रैक्ट सेक्शन 2H अगर आप देखोगे तो वहां पे लिखा हुआ है एन एग्रीमेंट विच इज इन्फोर्सेबल बाय लॉ इज इक्वल टू कॉन्ट्रैक्ट। मतलब कॉन्ट्रैक्ट इज इक्वल टू, अब इसे एक फॉर्मूला की तरह याद कर लो। कॉन्ट्रैक्ट इज इक्वल टू एग्रीमेंट प्लस इन्फोर्सेबल बाय लॉ। सो एनी एग्रीमेंट विच इज इन्फोर्सेबल बाय लॉ इज कॉन्ट्रैक्ट। सो अब इन्फोर्सेबल का मतलब क्या है? इन्फोर्सेबल मतलब जो लागू कराया जा सके, ठीक है, जिसको कोर्ट में आप लागू करा सकते हो वो इन्फोर्सेबल होता है। सो अभी मैंने आपको बताया एन एग्रीमेंट इन्फोर्सेबल बाय लॉ इज इक्वल टू कॉन्ट्रैक्ट। अब इन्फोर्सेबिलिटी कैसे डिसाइड होती है? इन्फोर्सेबिलिटी इज डिसाइडेड व्हेन एन एग्रीमेंट फुलफिल्स द एसेंशियल कंडीशंस ऑफ सेक्शन 10। जब कोई एग्रीमेंट सेक्शन 10 की कंडीशन जो है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में वो फुलफिल कर लेता है तो वह एग्रीमेंट वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। तो सिंपल फॉर्मूला से याद करो तो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट इज इक्वल टू एग्रीमेंट प्लस इन्फोर्सेबल बाय लॉ। सो एग्रीमेंट जो इन्फोर्सेबल हो लॉ से, जो सेक्शन 10 की कंडीशन फुलफिल करता हो, इज इक्वल टू कॉन्ट्रैक्ट। सिंपल। सो अब 5 एसेंशियल कंडीशंस है, एसेंशियल एलिमेंट्स हैं जो सेक्शन 10 में दे रखे हैं और एक आया थ्रू वेरियस जजमेंट्स। सो सबसे पहला एसेंशियल एलिमेंट है इंटेंशन टू कॉन्ट्रैक्ट। एन ऑफर मस्ट बी मेड विद द इंटेंशन टू कॉन्ट्रैक्ट। ये जजमेंट्स के थ्रू आए, सेक्शन 10 में मेंशन नहीं है। अब इंटेंशन क्या है? डिजायर। क्या जब ऑफर किया था तो डिजायर था कॉन्ट्रैक्ट में जाने का? अब पता कैसे लगेगा कि इंटेंशन थी कि नहीं थी? ये पता लगता है जब आप कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो तो आपने ऐसा सोचा था कि लीगल कॉन्सिक्वेंसेस बियर करने पड़ेंगे अगर प्रॉमिस नहीं परफॉर्म किया तो। अगर आपको ये डर था
कि लीगल कॉन्सिक्वेंसेस सफ़र होंगे अगर मैंने ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं परफॉर्म किया, तो इंटेंशन थी। अगर आपको लगता है कोई लीगल कॉन्सिक्वेंसेस नहीं होंगे अगर मैं परफॉर्म नहीं करता, तो देयर वाज नो इंटेंशन। अब इसे एग्जांपल समझाता हूँ। राम जो है वो अपने दोस्त श्याम को बोलता है पिक्चर देखने चले आज शाम को। श्याम कहता है ठीक है चलते हैं दोनों। अब राम और श्याम के बीच में ये एग्रीमेंट हो गया, ठीक है। अब श्याम आया नहीं, श्याम आया ही नहीं, तो अब क्या राम श्याम पर केस कर सकता है? नहीं, क्योंकि देयर वाज नो इंटेंशन टू कॉन्ट्रैक्ट। कोई इंटेंशन नहीं दी कॉन्ट्रैक्ट करने की। क्या आपको लगता है राम केस कर देगा श्याम के ऊपर क्योंकि तू फिल्म देखने नहीं आया? ऐसे तो छोटी छोटी बातों पर केस होने लग जाएंगे। तो ये इनको कहा जाता है सोशल एग्रीमेंट्स, और ऐसा प्रिज्यूम किया जाता है कि इंटेंशन नहीं होती है ऐसे एग्रीमेंट्स में। अब इसके कॉन्ट्ररी भी हो सकता है, इट इज जस्ट एन प्रिजम्पशन एंड प्रिजम्पशन कैन बी रिबर्टेड, चेंज हो सकती है। जब हम मैं एसेंशियल कंडीशंस पर सेक्शन 10 पे वीडियो बनाऊंगा तो इन डिटेल में बताऊंगा कि ये भी रिबर्ट हो सकती है। और कमर्शियल एग्रीमेंट्स में माना जाता है देयर इज एन इंटेंशन टू कॉन्ट्रैक्ट, मतलब ऐसा माना जाता है, ऐसा प्रिज्यूम किया जाता है। आप किसी कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट में जा रहे हो, ठीक है, अगर आप नहीं करोगे परफॉर्म उसको तो लीगल कॉन्सिक्वेंसेस सफर करने पड़ेंगे। सो इट इज प्रिज्यूम दैट देयर इज एन इंटेंशन टू कॉन्ट्रैक्ट। आई होप आपको ये क्लियर हो गया हो, और सेक्शन 10 की जब मैं वीडियो बनाऊंगा तो इसे इन डिटेल कवर करूंगा। दूसरा एसेंशियल एलिमेंट जो कि सेक्शन 10 में मेंशन्ड है, जो कि है फ्री कंसेंट। देखो जब भी कोई कॉन्ट्रैक्ट होता है तो फ्री कंसेंट होना ही चाहिए। अगर कोई कोअर्जन, डरा धमका कर या अनड्यू इन्फ्लुएंस करके किसी को कॉन्ट्रैक्ट में एंटर किया गया है, किसी को जबरदस्ती लाया गया है, तो वो एग्रीमेंट्स कॉन्ट्रैक्ट बनेंगे ही नहीं। जैसे कोई आदमी किसी के सर पे बंदूक रख दे, ये प्रॉपर्टीज पर साइन कर दे भाई पेपर्स पर, 1 लाख की प्रॉपर्टी है 30,000 में ले गया। अब ये कंसेंट तो ली है, बट दैट कंसेंट हैज बीन ऑब्टेन्ड बाय कोअर्जन, डरा के धमका कर। ऐसे एग्रीमेंट्स आर नॉट वैलिड, ठीक है, वो वैलिड ही नहीं है। तीसरा एसेंशियल एलिमेंट लॉफुल कंसिडरेशन। अब मैंने बताया था कंसिडरेशन इज द बेनिफिट दैट रिजल्ट्स फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, और कंसिडरेशन दोनों के लिए अलग अलग होता है। अब कंसिडरेशन जो है वो लॉफुल होनी चाहिए। सपोज, अब इसे एग्जाम्पल समझाता हूँ। सपोज आपको कोई कहता है कि 1 करोड़ रुपए में मैं आपको जज बना दूंगा, तो कंसिडरेशन क्या है? जो आदमी आपके पास आ रहा है उसके लिए कंसिडरेशन है 1 करोड़ रुपए। आपके लिए क्या कंसिडरेशन है? कि मैं जज बन जाऊंगा। तो किसी भी गवर्नमेंट पोस्ट पर रिक्रूट होना बाय पेइंग मनी इज अनलॉफुल, ये कंसिडरेशन ही अनलॉफुल है। तो ऐसे एग्रीमेंट्स विल नेवर बिकम कॉन्ट्रैक्ट्स, क्योंकि सेक्शन 10 की कंडीशन नहीं फुलफिल कर पा रहे। फोर्थ एसेंशियल एलिमेंट लॉफुल ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का मतलब समझते हो? ऑब्जेक्ट मतलब पर्पस। व्हाट इज द पर्पस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट? वो पर्पस भी लॉफुल होना चाहिए। अब इसे एग्जाम्पल समझा देता हूं। एक न्यूज़पेपर एजेंसी के पास जाता है और वहां पे कहता है ये लो 10,000 रुपये, एक राइटर को 10,000 रुपये देता है, कहता है कि तू एक्स है ना एक आदमी, उसके अगेंस्ट गलत आर्टिकल्स लिख और उसकी रेपुटेशन खत्म कर दे मार्केट के अंदर। नाउ द पर्पस ऑफ एग्रीमेंट बिटवीन ए एंड द न्यूज़पेपर एजेंसी इज टू इंजर द रेपुटेशन ऑफ एक्स। तो इसका पर्पस क्या है? किसी की रेपुटेशन को खत्म कर देना, जो कि अनलॉफुल ऑब्जेक्ट है। इसलिए ऐसे एग्रीमेंट भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेंगे। क्लियर हुआ? 5वां है कॉम्पिटेंट पार्टी। सक्षम है क्या पार्टीज कॉन्ट्रैक्ट में आने के लिए? सेक्शन 11 3 कैटेगरीज बताता है जो सक्षम है कॉन्ट्रैक्ट में आने के लिए। पहला है मेजर, मतलब 18 एंड अबव को मेजर माना जाता है तो वो कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं। माइनर के साथ कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइड, जीरो, उसकी कोई रिकॉग्निशन नहीं होती लॉ की। दूसरा है साउंड माइंड। आपको पता है आप क्या टर्म्स एंड कंडीशंस हैं कॉन्ट्रैक्ट की,
एंड उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस हैं, ये आपको पता है तो आप साउंड माइंड माना जाता है आपको फॉर द पर्पसेस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, वो होना ज़रूरी है। तीसरा है नॉट डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ टू कॉन्ट्रैक्ट, आपको लॉ डिस्क्वालीफाई नहीं करना चाहिए कॉन्ट्रैक्ट में आने से। इसका एग्जाम्पल है इंसॉल्वेंट पर्सन, दिवालिया है कोई आदमी तो वो जब तक दिवालिया है तो कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता, इज डिस्क्वालीफाइड बाय लॉ। सिक्स्थ एसेंशियल एलिमेंट, एग्रीमेंट्स एक्सप्रेसली डिक्लेयर टू बी वॉइड, मतलब एक्सप्रेसली लिखे गए हो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में कि ये एग्रीमेंट्स तो वॉइड हैं ही। सेक्शन 24 से 30 इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की वॉइड एग्रीमेंट से डील करती है, ठीक है। वॉइड एग्रीमेंट्स आर दोज एग्रीमेंट्स व्हिच हैव नो रिकॉग्निशन इन द आईज ऑफ लॉ। अभी आगे जाके समझाऊंगा अभी उसको। इसका एग्जांपल है, आपने किसी वेंडर को फोन किया कि मुझे 100 किलो फ्रूट चाहिए, ठीक है। अब कौन सा फ्रूट चाहिए, एप्पल चाहिए, बनाना चाहिए, मैंगो चाहिए, दैट इज अनसर्टन। So uncertain agreements are declared to be void under section 29 of the Indian Contract Act. तो ऐसे एग्रीमेंट्स भी कभी कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेंगे। अब हम जानने वाले टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। आपने इसी वीडियो में बहुत बार मुझे सुना होगा, मैंने कहा कहीं पर void एग्रीमेंट्स आर void, कॉन्ट्रैक्ट इज वैलिड, इसका क्या मतलब है। बहुत जगह कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में ये टर्म्स यूज हुई हैं और इसलिए हमें मतलब पता होना चाहिए। अब बहुत जगह मैंने आपको बताया एग्रीमेंट विद माइनर इज वॉइड, इसका क्या मतलब है। एग्रीमेंट अंडर अनड्यू इन्फ्लुएंस इज वॉइडेबल, इसका मतलब पता होना चाहिए। यही मैं आपको मतलब बताने वाला हूं। टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑन द बेसिस ऑफ इन्फोर्सिबिलिटी, लागू होंगे कि नहीं आपको इनके नाम से ही पता लग जाएगा। सबसे पहले वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, सेक्शन 2H में बताया हुआ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट क्या है। एन एग्रीमेंट विच इज इन्फोर्सिबल बाय लॉ इज वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। सो कोई भी एग्रीमेंट जो सेक्शन 10 की कंडीशन फुलफिल करता हो वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है। सेकेंड टाइप वॉइड एग्रीमेंट्स, ठीक है, सेक्शन 2G में डिफाइन कर रखे हैं। वॉइड एग्रीमेंट्स आर ऑपोजिट ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, मतलब an agreement which is not enforceable by law is equal to void agreements, मतलब ये एग्रीमेंट कभी कॉन्ट्रैक्ट बनते ही नहीं, तो इनको आप लागू ही नहीं कर सकते। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की रेमेडी दे रखी ना, ब्रीच ऑफ एग्रीमेंट की थोड़ी, तो इसको लागू कैसे कराओगे आप। अगर कोई पार्टी परफॉर्म नहीं करती तो कैसे आप कोर्ट में जाके उसके अगेंस्ट केस डाल सकते हो, क्योंकि वो कॉन्ट्रैक्ट बनेगा ही नहीं। सो इसका एग्जाम्पल है एग्रीमेंट विद माइनर इज वॉइड, आपको पता ही है। अनसर्टेन एग्रीमेंट्स आर वॉइड, ठीक है ना, ये अनइन्फोर्सेबल है, लागू ही नहीं हो सकते। तीसरा टाइप है वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट्स, सेक्शन 2I। वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट्स आर दोज कॉन्ट्रैक्ट्स विच आर इन्फोर्सेबल एट द ऑप्शन ऑफ वन पार्टी, मतलब इन्फोर्सेबल हो सकते हैं अगर एक पार्टी चाहे तो। अब इसको एग्जाम्पल समझाता हूं। देखो, अब आपके सर पे किसी ने बंदूक रख दी कि ये प्रॉपर्टी जो है आप मेरे को बेच दो, जिसकी मार्केट वैल्यू 1 करोड़ 10 लाख में, आपको नहीं तो जान से मार देंगे। ये कोअर्जन है, तो ये एग्रीमेंट अंडर कोअर्जन आर वॉइडेबल है ना। तो अब जो एग्री पार्टी ये डिसाइड करेगी इन्फोर्सेबल है कि नहीं, जिसके साथ कोअर्जन हुई है, जिसके अगेंस्ट कोअर्जन हुई, जिसको डराया गया, धमकाया गया, वो प्रॉपर्टी ओनर विल डिसाइड वेदर दिस वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाएगा या वैलिड हो जाएगा। मतलब वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट नेवर रिमेन्स वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, या तो वो वैलिड हो जाता है वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, या फिर वो वॉइड एग्रीमेंट। अगर कंप्लेन कर देंगे तो वॉइड एग्रीमेंट, और अगर कंप्लेन नहीं करते देन इट बिकम्स अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट आफ्टर अ रीजनेबल पॉइंट ऑफ टाइम। समझ गए, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट्स कभी भी वॉइडेबल नहीं रहते, समझ गए, या तो वैलिड हो जाएंगे या तो वॉइड हो जाएंगे। मतलब ये ब्रिज है, बीच में अटके हुए हैं, एक साइड पे वैलिड है एक साइड पे वॉइड है, उनके बीच में है वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट्स। समझ आ गया, क्लियर है। चौथा टाइप कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स वॉइड, सेक्शन 2J में बता रखा है इसे।
कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स वॉइड मतलब शुरुआत में जब कॉन्ट्रैक्ट बना था तो वो वैलिड था, बट ड्यू टू सम सुपरवीनिंग फैक्टर इट सब्सिक्वेंटली बिकम वॉइड, मतलब वो बन गया वॉइड आफ्टर अ सर्टेन टाइम, मतलब जब फॉर्म हुआ था वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, ड्यू टू सम सुपरवीनिंग फैक्टर इट बिकेम वॉइड। ठीक है, अब इसको एग्जाम्पल समझाया था। सुपरवीनिंग फैक्टर्स कौन से फैक्टर हैं? जो पार्टीज के कंट्रोल में नहीं है उन्हें कहते हैं सुपरवीनिंग फैक्टर। इसको एग्जाम्पल समझते हैं। इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस। MF हुसैन साहब हैं, ठीक है, आपने कहा भाई मेरे लिए पेंटिंग बनाए आप, ठीक है, आपने 50 लाख रुपए उनको दे दिए, अब उनकी हो गई डेथ। अब क्या वो बना सकते हैं आपके लिए पेंटिंग? नाउ इट इज इम्पॉसिबल फॉर हिम टू मेक पेंटिंग। या वो डिसेबल हो गए तो क्या पेंटिंग बना सकते हैं? तो नाउ जब कॉन्ट्रैक्ट हुआ था तब तो वैलिड था क्योंकि वो बना सकते थे। नाउ बिकॉज ऑफ हिज डिसेबिलिटी और बिकॉज ही हैज डाइड, नाउ इट इज इम्पॉसिबल टू परफॉर्म द कॉन्ट्रैक्ट, देयरफॉर द कॉन्ट्रैक्ट हैज बिकम वॉइड, बन गया है वॉइड, शुरू में वैलिड था। I hope you like this video. If you do, then give it a thumbs up and share with your friends. And मेरे को comments में ज़रूर बताना आपको ये वीडियो कैसी लगी। Thank you and see you again.